नमस्कार। यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं पार्ट 3, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। हम लोग पिछले मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट को 2 पार्ट में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, आर्टिकल 18 तक। ठीक है, और आज हम लोग 18 के आगे आर्टिकल 19 से लेकर के 35 तक पढ़ेंगे। टोटल फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक हो जाएंगे। तो एक नज़र आप इसे देख लीजिए कि पीडीएफ किस तरीके से कंटेंट को राइट किया हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरी ड्राफ्टिंग किया हूँ। ठीक है, बिल्कुल जैसा मेंस में हम, ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करते हैं मेंस की कॉपी में, ठीक है, उससे बहुत मदद मिलती है। तो ऐसा ही ड्राफ्ट आपके लिए है, ताकि आप देख करके पढ़ने की इच्छा हो और आप उसे अच्छा पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? तो आर्टिकल 12 जो राज्य शब्द की परिभाषा देता है, 13 जो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय को मूल अधिकारों के लिए क्या है, एक अभिभावक है, ठीक है, या संरक्षक के रूप में बताता है। 14 से 18 समानता का अधिकार, जिसमें 14 क्या कहता है, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता की बात करता है। और आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश इत्यादि के आधार पर राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा। जबकि 16 कहता है कि सरकारी नियोजन में, माने सरकारी नौकरियों में या सरकारी सेवाओं में, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भी भेद राज्य नहीं करेगा। 17 अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात करता है। 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाग 3। भाग 3 को हम लोग पार्ट 2 में कर रहे हैं ना, तो आज पार्ट 2 और लेक्चर 8 होगा कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, इसमें क्या है तो क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक के बीच में है, इसी आर्टिकल 19 से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो 19 को हमने बाइफर्केट कर दिया है 2 पार्ट में आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बहुत अच्छी स्टडी हमारे साथ कर सकें। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में कुल कितने मूल अधिकारों का उल्लेख है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लो आप। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे 2 पार्ट में बांटा है। तो दूसरा क्या है, मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध या कुछ अपवाद भी हैं। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, पिछली क्लास अच्छे से अगर किए हैं तभी आगे आप बेहतर तरीके से हमारे साथ पढ़ सकते हैं, और मैं रिपीट नहीं करूँगा इसलिए। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है युक्तियुक्त प्रतिबंध या अपवाद। इसका मतलब क्या है, पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी आर्टिकल, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है सिवाय 2 के। अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, और आर्टिकल 24 पढ़ेंगे, आर्टिकल 24 मान्य, वो दोनों ही एब्सोल्यूट हैं, वो अत्यांतिक हैं, उनमें कोई अपवाद नहीं, उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, माने उसका कोई युक्त उस पर निर्बंधन नहीं लगाया जाता है राज्यों के द्वारा। ठीक है, विदाउट लिमिट के हैं। बाकी जितने भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे सब में अगर स्वतंत्रता है तो उसको कंटेन करने के लिए कुछ स्थितियों में उस पर प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था है। उसी को कहते हैं उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जाना या अपवाद। ठीक है, तो अब आगे देख लीजिए अनुच्छेद 19 में कुल टोटल 6 आर्टिकल को दिए हैं। देखो हम आपको अच्छा पढ़ाने के लिए ही ये किए हैं। हम अक्सर पढ़ते थे जब स्टार्ट में, तो हमसे भी गलती होती थी। तो यहाँ फंडामेंटल राइट को 6 जो दिए हैं, हम उसको साथ यहीं लिख दिए हैं। उससे जो संबंधित अपवाद हैं उसको ठीक उसके सामने लिख दिया है। जो अलग अलग पढ़ते हैं वो मिस हो जाता था कि कौन किसका अपवाद बताएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से क्या है, तो अनुच्छेद 19 का 6 मूल अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 19 के 1 में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है? तो 19 का 1 का क कहिए, चाहे 19 का 1 का ए कहिए। ठीक है, तो एक बार बता दिया, वही चीज़ है क। तो 19 का 1 का क में क्या लिखा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड में क्या लिखा है? ख में या बी में शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा है संगठन या संघ बनाने का अधिकार। चौथा या डी या घ
भारत में निर्बाध संचरण करने की स्वतंत्रता, माने बिना प्रतिबंध के भारत में कहीं भी आप आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देख लीजिए, ई है या अंग है, वो क्या कहता है, भारत में कहीं भी निवास करने या रच बस जाने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आगे लास्ट वाला देख लीजिए क्या है, तो 6 कहता है कि देश के किसी भी हिस्से में जा कर के व्यापार करने, रोजगार और कारोबार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि आज़ादी वहीं तक इसमें दी गई है, आप हाथ फैलाने की आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की नाक प्रारंभ न हो। माने आपके कृत्य से यदि किसी को भी, किसी के फंडामेंटल राइट कम होते हैं, ओवर कम होते हैं, ठीक है, अगर कंप्रोमाइज होते हैं तो आप पे उस स्थिति में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसी को अपवाद कहते हैं या युक्त उस पर प्रतिबंध। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। यहीं पे अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 1 में ही ये 6 हैं, तो अब अनुच्छेद 19 का 2 क्या होगा, तो अनुच्छेद 19 का 2 ही क्या है, क में लिखी बातों का पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, बी पर कौन सा युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा, किस आर्टिकल के तहत, 19 का 3, ऐसे 19 का 4, 19 का 5 और फिर से 19 का 6 अंग में दिए गए भारत में कहीं बस जाने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अपवाद है या युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी आप समझ जाएंगे। अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ, सुनो आप। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, माने वाक्य एवं अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, जो मन में आपके विचार आते हैं, आप किसी के प्रति ऐसा कोई विचार रखते हैं, ठीक है, उसे अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता आपको हमारा संविधान देता है। जैसे आपके मन में कोई विचार आ रहा है, ठीक है, कि आप ये कहते हैं कि जो भी राजनीतिज्ञ लोग हैं उनमें कम से कम 33% ऐसे लोग होने चाहिए जो शादीशुदा ना हो। ठीक है, तो वो बिना जो है रिश्वत या इन सब के, ठीक है, मोह माया की वजह से क्या है, बहुत अच्छा शासन करेंगे। और दूसरा व्यक्ति का विचार आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उनके परिवार नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो ये विचार है, इसको हम बोल रहे हैं ना, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अपने मन के विचार को क्या कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। अच्छा, अभिव्यक्ति के तरीके क्या हो सकते हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे चुप हो जाओ ना आप, खास करके आप देखो घर में क्या है, बीबी, जो आप में से शादीशुदा हैं वो तो जानते होंगे, ठीक है, सबसे अच्छी अभिव्यक्ति पत्नी लोग क्या करती हैं, जैसे ही कोई विवाद होगा जाके चुप, तुम अब पूछते रहो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है चुप हो जाए तो इसका मतलब क्या, वो बिना कहे हुए वो बातें कह रहा है, अपना विरोध जाहिर कर रहा है, या अपनी नाराजगी या अपनी अभिव्यक्त कर रहा है। अच्छा, बहुत लोग टैटू बनवा लेते हैं, बहुत लोग हाथ में काला कपड़ा पहन लेते हैं, हाथ में काला पट्टी बांध लेते हैं, वो सब क्या है, कुछ लोग बैनर, कुछ लोग नारे लगाती है, वो सब क्या है, वो अभिव्यक्ति के तरीके हैं। ठीक है, तो क्या अब आप यहाँ से समझो, ठीक है, किसी तरीके का कपड़े पहनना ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकते हैं आप, क्या जैसे अभी एक केस हुआ था मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, या आपने कई ऐसी यूट्यूब पे घटनाएं देखते हैं, तो क्या उन्हें पब्लिक के दृष्टिकोण से, सामान्य जनमानस के हित को क्या ओवरकम नहीं करते हैं। आप वहाँ पर आपको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिलता है, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ, आप छोटे से बच्चे और बच्चे के साथ वहाँ मेट्रो में अगर बैठे हैं, सामने वाला अगर निर्वस्त्र घूम रहा है, कहे कि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ, तो आप क्या डिग्निटी के साथ जीवन जी पा रहे हैं क्या, आपका राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 तो वायलेट हो रहा है ना। ठीक है, और समाज के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति में आप पर युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। वह किस आर्टिकल में उल्लिखित है, 19 के सेकंड में, आप समझ गए ना। ऐसा ही आर्टिकल 19 का बी क्या कहता है या ख क्या कहता है, शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन, मतलब कहीं पे भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वेपन्स, लाठी डंडा ये लेके जाओगे ना, ठीक है, तो राज्य माने सरकारों को या प्रशासन को पता चल जाएगा ना, तो बढ़िया से शिकायत करेंगे। ठीक है,
तो बिना अगर शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर राज्यों को लगता है इससे सांप्रदायिकता बढ़ सकती है या इससे प्रशासन की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, या रास्ता जाम कर लिए हैं तो आम जनमानस का फंडामेंटल राइट जा रहा है, तो ऐसी स्थिति पे आप पे 19 के 3 के तहत जो है प्रतिबंध, युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आप समझने लगे होंगे ना कि एक तरफ क्या फंडामेंटल राइट है तो दूसरी तरफ उसको कुछ विशेष परिस्थितियों उस पर लगाया जाने वाला निर्बंध भी है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। सी देख लीजिए क्या है। सी को हिंदी में ग कहते हैं, तो ग का मतलब क्या है? गठन बनाने का, गठबंधन करने का। तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियां क्या है? एक संघ या संगठन है, या आप जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे 97वें संविधान संशोधन 1911 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या है, इसी के अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं हो, ठीक है, शायद, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो आप संघ संगठन बना सकते हैं, लेकिन आप पीएफआई जैसा केरल में आपने देखा था ना, पीएफआई जो है वो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को, ठीक है, एकता और अखंडता के लिए चुनौती या सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली, ठीक है, एक संगठन के रूप में काम कर रहा था, जिसकी वजह से, ठीक है, गृह मंत्रालय ने उस पर एक्शन लिया और, ठीक है, पीएफआई को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक संगठन था वो, ठीक है, वो इस आधार पर उसको क्या है, फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया, माने युक्त प्रतिबंध लगा दिया, उसे अवैध घोषित कर दिया। समझ गए ना आप? एकदम करेंट से समझ के रखिएगा, आपके भी विवेक में आए कुछ तो सोचिएगा। भारत में निर्बाध संचरण करने की स्वतंत्रता है आपको। डी में, घ में मतलब घूमने की, घूमना फ्री है, आप घूम सकते हैं, लेकिन क्या हर जगह घूम सकते हैं क्या? अगर हर जगह घूम सकते तो अधिकार एब्सोल्यूट हो जाता, निरपेक्ष हो जाता, विदाउट लिमिट हो जाता, लेकिन सब में लिमिट है। आर्टिकल 17 और 24 को छोड़ करके सब में है। तो इस पे प्रतिबंध है, 15 के 5 में लगाया जाता है। लेकिन आप बताओ, कुछ आप दिमाग लगाओ, कहाँ नहीं जा सकते आप, कहाँ नहीं जा सकते? जैसे अभी कोरोना काल था, लॉकडाउन था, अगर आप ऐसी स्थिति में पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाता, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता, आम जनमानस का फंडामेंटल राइट जाता, आपकी वजह से कोरोना बीमारी फैलती। अगर ऐसी स्थिति में आप ये कहते घूमते कि भारत में निर्बाध कहीं घूमने की मेज है क्या, फंडामेंटल राइट को 19 का घ में या डी में है, ठीक है, तो उस समय क्या कर रही थी पुलिस? बल भर सेक रही थी, ठीक है। हम लोग तो हफ्तों एक ही रूम में रह गए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बुरी हालत थी। अच्छा, और कहीं पे आप सोचो, जैसे भारत की सबसे प्राचीन आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति है। कहाँ पर रहती है? अंडमान निकोबार द्वीप में, जैसे सोमपेन, सेंटलीज, ओंग और जारवा, यह प्रमुख 4 जनजातियाँ जो वहीं पर रहती हैं, जो सबसे प्राचीन जनजातियों में एक है। क्या आप सेंटलीज की जनजातियों के वाले क्षेत्र में जा सकते हैं? अलाउ किया जाना चाहिए। अगर आप जाने लगेंगे तो वो समाज से कटे रहते हैं, वो अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करते। इसलिए सरकार ढेर सारी ऐसी जगहों को, ऐसे जनजाति क्षेत्रों के ढेर सारे ऐसे क्षेत्रों को क्या कर दिया है, वहाँ जाने से आप पर युक्त प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है। वो किस में लगेगा? 19 के 5 के तहत। समझ गए ना? सब व्यवहारिक है। आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई कभी कठिन नहीं लगेगा, रटे होंगे तो क्या ही है, आप भूल जाएंगे। आप देखो अगला 19 का आर्टिकल 19 का 1 का ई या अंगक में क्या लिखा है? भारत में कहीं बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता है। क्या है? भारत में कहीं बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या कहीं भी बस सकते हैं? अभी 370 नहीं हटा था तो आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, प्रतिबंधित तो था। क्या आप अभी मैंने बताया अंडमान की निकोबार में जो है, जो जनजाति क्षेत्र है, ओंग या सेंटलीज या सोमपेन जनजाति क्षेत्र है, क्या वहाँ पर आप जाकर के प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ रहने को लिए सरकार अलाउ कर देगी? नहीं करेगी भाई। ऐसे ढेर सारे क्षेत्र हैं, समझ गए ना? ठीक है, तो इस तरीके से अगला देखिएगा। अंतिम जो है छठा, ठीक है, ई के बाद एफ आना चाहिए, लेकिन एफ नहीं है। अंगा के बाद क्या आना चाहिए? च आना चाहिए। 19 का च आना चाहिए, नहीं है। अगला है, बल्कि 6 है, जो वह व्यापार और कारोबार एवं रोजगार करने की स्वतंत्रता है भारत में कहीं भी।
क्या अब आप बताइए, क्या कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी? अभी मैंने बताया जनजातीय क्षेत्रों में नहीं है। क्या किसी प्रकार का कारोबार करने की स्वतंत्रता है? नहीं। जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए नहीं कर सकते, जिससे समाज में सामाजिक ढांचा डिसरप्ट हो जाए नहीं कर सकते, है ना। अगर किसी जैनिज्म का क्षेत्र है, कहीं पर जैनिज्म रहते हैं, वहाँ पर बकरा भैंसा गाय मांस ये सब, मतलब अगर मांस का व्यापार करते हैं तो नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट करेंगे लोग, सरकार उस पर आप पे युक्त प्रतिबंध लगा सकती है क्योंकि पब्लिक आर्डर और सोशल फैब्रिक बिगड़ेगा। तो ये समझो, आप कभी रटो नहीं, आप समझ लो ना, आप अच्छी पॉलिटी पढ़ोगी, यही सब पढ़ के बनते हैं, तो आप भी अच्छे से पढ़ लो, एक बार हो गया। देखो यहाँ पर याद क्या रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिकल जो दे रखा है 19 का च जो हट गया है, ठीक है, मैंने बताया कि इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? होना यहाँ चाहिए था लेकिन नहीं है, तो कहाँ गया? तो आर्टिकल 19 का 1 का च पीछे बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है। वो संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 के क में एक फंडामेंटल राइट से हटा करके विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मैं इसे याद कैसे आप करेंगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये क्रम आपको रटा होना चाहिए, तभी ABCD लगा पाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, हूबहू आते हैं पेपर में। मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, जैसे आप एक स्टोरी से बताता हूँ। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, जैसे प्रेजेंट टाइम में मान लेते हैं 68,000 की वैकेंसी टीचरों की है, जो उसमें गड़बड़ी है, उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माने उसके बारे में लोग जगह जगह पे, प्लेटफॉर्म पे, बैनर से, पोस्टर से, काली पट्टी बांध करके तमाम तरह से वाक्यों अभिव्यक्ति कर रहे हैं, माने सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो पहला काम क्या है? बोलना, ठीक है, पहला काम बोलना, ठीक। दूसरा क्या है? अगर मान लीजिए सरकार, योगी गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है, मान लीजिए वो क्या है, आपकी कहने पर वो बात 68,000 की वैकेंसी की बात नहीं कर रहे, सुन रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अब और लोगों को शांतिपूर्ण क्या है, शांतिपूर्ण लोगों को बुला करके एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे आपने देखा इको गार्डन लखनऊ के पास, तो वो दूसरा हो गया। पहले आप बोले, नहीं सुने तो अकेले बोल रहे थे, तो अब 4, 6, 10 लोगों को, 50 लोगों को आप इकट्ठा कर लिए, ठीक है, इकट्ठा कर लिए शांतिपूर्ण एक जगह बैठ करके, तब बोले, ठीक है। तब भी नहीं सरकार सुनी, तो आप अब अगला सुनो, ठीक है। तब अब वो कुछ लोग नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पे, राज्य के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे यूनियन बना लो। यहाँ स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के, ऐसे से मान लो छात्रों का एक संघ बना लिया। अब वो आकर के कह रहे हैं कि मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो पहले शांतिपूर्ण सम्मेलन बुलाए काफ़ी लोगों को, फिर हमने क्या किया, नहीं सुने तो संघ बना लिया। अब संघ बना करके भी कह रहा हूँ तो सरकार नहीं सुन रही, तो हम क्या करेंगे? अब उसी संघ को यूनाइट करके देश के अलग अलग हिस्सों में जा करके हम कहेंगे कि सरकार, या राज्य के अलग अलग हिस्सों में टहल करके कहेंगे कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। लेकिन तब भी सरकार नहीं सुन रही है, तो आप आगे चल करके अगले में क्या है, आपको समझ में आएगा कि अब बहुत कई सालों से हम क्या कर रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट यही कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। अरे यार, मैं वहाँ गया था प्रोटेस्ट में, वहाँ लाइफ अच्छी है, वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहीं पर हम क्या है, बस जाएं, रह जाएं, निवास कर लें, ठीक है, ऐसा कर सकते। फिर अगर निवास कर लेंगे तो क्या है, आप वहाँ रोजगार करो, ठीक है, जीवन जियो, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कि पहले बोलो, फिर सम्मेलन बुला करके बोलो, फिर संगठन बना लो, फिर टहल के बोलो, फिर नहीं समझ में आए निवास कर लो कहीं पे, और जाके वहीं शादी विवाह करो, कारोबार करो और जियो, ठीक है। अब 68,000 छोड़ दो। आगे देखो 19 का क, आर्टिकल 19 का क, अभी हमने पढ़ा ना, एक एक करके जो महत्वपूर्ण है उनको रट लेते हैं। आर्टिकल 19 का क कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ये अनलिमिटेड है क्या? ठीक है, लिमिटेड है। आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टी के लोग भी कभी कभी क्या है, कुछ भी उल्टी करते रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो विरुद्ध वाली पार्टी है या जो अन्य लोग हैं, वो मानहानि का दावा कर देते हैं।
समझ गए ना, माने उनके ऊपर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपके चैनल, कोई चैनल आपने देखा होगा जो अनाप शनाप समाज में फैलाता है, तो उसके चैनल को क्या किया जाता है, ठीक है, उसके चैनल को बंद किया जा सकता है, ठीक है। अभी आपने देखा है ना एक चैनल जो है महाकुंभ में, जान दो, उस पर बात ही करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों के बारे में क्या ही बात करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब 19 का आर्टिकल 19 के 1 के क के अंतर्गत अन्य कौन कौन से अभिव्यक्ति के अधिकार हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रटने हैं आपको, ठीक है, तो वो रट लो भैया। एक तो राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। क्या इसमें आप क्या करते हो, अगर स्वतंत्रता आपको दी जाए तो इससे क्या आपको लाभ हो रहा है, तो आप देखो, आप अपने देश के प्रति क्या है, अपनी इच्छा को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हो। आप शांत सीना चौड़ा करके आप देशभक्ति, अपने अंदर जो विचार है उसको एक्सप्रेस कर पाते हो, दिखा पाते हो। यही तो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता आर्टिकल ये 2004 में है, रटे रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला इसी के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, किसी को आप जो है जर्नलिज्म अगर किया है, ठीक है, तो वो स्पीच कर रहा है, तो कोई सरकार उस पर इस तरीके का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है जब तक कि वो गलत ना करे। आंखों देखा हाल का प्रसारण करने का, तो आंखों देखा हाल किसी का क्या है, प्रसारण करना आपका फंडामेंटल राइट है, बट इस पे भी प्रतिबंध है। जैसे अभी कोई टेररिज्म हो जाए, जैसे एक घटना हो गई थी, आपने देखा था, ठीक है, मुंबई में जो ताज होटल पे अटैक हुआ था, यहाँ पर सब लाइव स्ट्रीमिंग कर दिए थे, टीवी पर दिखा रहे थे, और पाकिस्तान में जो है हैंडलर वहाँ पर बैठ करके क्या है, आका लोग टीवी पर देख करके कसाब जैसे आतंकवादियों को क्या है गाइडलाइन दे रहे थे कि छत पे इतने लोग उतरे, इस गेट से इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ पर इतने, इस तरीके से कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, माने अभिव्यक्ति का अधिकार। मैं शांत हो गया, माने कुछ तो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं न बोल करके भी कर सकता हूँ, मौन व्रत करके रख सकता हूँ। जानने का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभिव्यक्ति में इस प्रकार से है, जैसे मैं एक बात कहता हूँ, अगर राइट टू नो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो भैया, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर किसी चीज़ के बारे में अच्छा आप एक्सप्रेस या अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि आप सरकारों के, डेमोक्रेसी है भारत में, आप सरकार के बारे में कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सरकार अपने प्रशासन, शासन से संबंधित आरटीआई मांगने पर आपको सूचना ही ना दे कि वो क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, कहाँ बजट एलोकेट की, उसका क्या खर्च आया, अगर वो बता ही नहीं रही है, आपके पास सूचना आएगी ही नहीं, तो आपके अंदर क्या ही विचार आएंगे और आप क्या अभिव्यक्त करोगे। इसीलिए कहा जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी में राइट टू नो, जानने का अधिकार इनबिल्ड है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार है, तो बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन तब तक है जब तक कि कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं घटित होती है, अर्थात इसकी लिमिट में। इंटरनेट का अधिकार है, तो इंटरनेट का भी अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के क में क्यों है भाई। मेरे मन में आ रहा है कि मैं, ठीक है, अपने वाली से बात करना चाहता हूँ, लेकिन पता लगा कि इंटरनेट नहीं है। एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, परिवार वालों से बात करना चाहता हूँ, बीवी से बात करना, बच्चे से बात करना चाहता हूँ, इंटरनेट नहीं है। अरे क्यों, ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी आप छीन रहे हैं ना। ये जानते हैं कहाँ हुआ था ये घटना, आपको याद होगी, अभी हाल फिलहाल की, आई थिंक मुझे लग रहा 2019 में रिवोक किया गया था ना अनुच्छेद 370, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक क्या, कश्मीर में फंडामेंटल इंटरनेट का अधिकार को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, माने रोक दिया गया था, इंटरनेट नहीं सेवा चल रही थी। तो ये क्या है, इंटरनेट का अधिकार क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अधिकार है। अगला भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो, डेट सहित रट लो, ठीक है, ये केस रट लो, डेट इसका छोड़ देना। मेनका गांधी बनाम भारत संघ एक केस आया था 1978 में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने का अधिकार भी क्या है, विदेश जाने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट के 19 के क में आता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट के यह
अनुच्छेद 21 में भी आएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में भी आएगा। क्यों? क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, मैं अपनी शरीर के साथ कहीं भी जा आ नहीं सकता हूँ, मुझे आप नज़र बंद कर दो मेरे घर में या मेरे केवल देश में, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। मुझे किम जोंग उन की तरह आप मेरे साथ अगर व्यवहार करो, ठीक है, कि मैं देश से बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब आप तो डिटेन करके रखे ना अपने मेरे देश के अंदर ही, तो मैं कैसे दैहिक स्वतंत्रता है मेरे पास, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में भी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, वहाँ हम अब कम बात करेंगे। तो विदेश जाने का अधिकार भी क्या है, अभिव्यक्ति का। क्यों? क्योंकि मेरा विचार है, आपको, आप में से न जाने कितनों को है नॉर्वे, स्कैंडिनेवियाई कंट्री जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क में जाने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास पैसा कम है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुझे थाईलैंड में ही जा कर के मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के पास और आर्थिक कम है, तो वो अपनी खुशी, अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए क्या है, नेपाल को चुन सकते हैं, भूटान को कर सकते हैं, समझ गए ना। तो विदेश जाने का अधिकार भी क्या है, फंडामेंटल राइट को 19 के क में आता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए। इन पे प्रतिबंध अभी बता दिए ना कि युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो एक में केवल ये मैं प्रतिबंध का आधार बता दे रहा हूँ, बाकी आर्टिकल जितने भी आगे पढ़ेंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24 छोड़ करके 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, सब में कुछ इन्हीं आधारों पर उन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए मैं नोट्स आपके लिए बेहतरीन तरीके से प्रिंट किया हूँ, ठीक है, ताकि एक जगह लिखिए 78 बार ना लिखना पड़े, ना ही पढ़ना पड़े, केवल ये ग्राउंड एक बार समझ लो। जैसे पब्लिक आर्डर, अगर किसी भी तरीके का कृत्य इसमें 19 के क में करते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति के दौरान, या जितने भी आगे आर्टिकल पढ़ेंगे उससे अगर पब्लिक आर्डर बिगड़ता है तब आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता अगर गड़बड़ होती है या लगता है, ठीक है, ऐसी स्थिति आएगी, जैसे पीएफआई का मैंने बात किया, ऐसी संस्थाओं को तो रोका जा सकता है, या अन्य आर्टिकल को भी इस आधार पर बैन किया जा सकेगा, फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकेगा। न्यायालय की अवमानना करने पर भी आपको वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपसे कम की जा सकती है। विदेश से मैत्रीपूर्ण संबंध, जैसे हमारा भूटान के साथ, हमारा नेपाल के साथ अगर संबंध अच्छे हैं, और अगर आप यहाँ के क्या है, अगर नेपाल के बारे में या भूटान के बारे में आप मीडिया पर जा कर के या सोशल साइट पे जा कर के अगर अनाप शनाप कुछ लिखते हैं, तो माना जाएगा कि आप देश के नागरिक होकर के उस देश के इस तरीके से लिख रहे हैं, तो सरकार की क्या होगी, इंसल्ट होगी, या किसी संधि समझौते पर आप बोल रहे हैं, तो मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ सकते हैं। इस आधार पर आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति को, ठीक है, पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और राज्य की सुरक्षा अगर आपके लिखने, पढ़ने से, सुनने से, अभिव्यक्त करने से अगर प्रॉब्लम आती है तो। अच्छा, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में टैटू बनवाना, ठीक है, मूक रहना माने शांत होकर के एक्सप्रेस करना, चिल्लाना या माइक लगा के बोलना या प्रोटेस्ट करना या धरना देना या फिर लिखना, ठीक है, लिखना, ये सब भी आते हैं। अगला देखिए, मानहानि, ठीक है, किसी के मानहानि मतलब किसी को आप इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, अब बोलने का अधिकार है लेकिन बल भर गरिया रहे हैं पड़ोसी को, ठीक है, तो क्या है, आप पर इस आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला देखिएगा, नोट एक पॉइंट है भैया, देखो तो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लो। टिक क्या करना है, जो टिक नहीं करना वो रटना है, ठीक है। फुटपाथ पर व्यापार करना मूल अधिकार है, यह आर्टिकल 19 के 6 अर्थात अंतिम में है, जिसमें लिखा ना व्यापार, कारोबार, कारखाना या रोजगार का अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, उसी में है कि क्या फुटपाथ पर व्यापार करना मूल अधिकार है, लेकिन क्या यह आत्यांतिक है, एब्सोल्यूट है, नहीं। अगर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी तो क्या है, लगेगा बुलडोजर 2 दिन की नोटिस के बाद, ठीक है। अब तो ऐसा आ गया है कि नोटिस भी थोड़े टाइम में देते हैं। अनुच्छेद 20 देख लीजिए, 19 का 1 का क में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि अनुच्छेद 19 का 2, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ये सब उस पर युक्त प्रतिबंध हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 20 देख लीजिए, इसमें क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका क्या मतलब है, अगर आप पे कोई ऑब्लिगेशन लगाता है, आपको कोई अभियुक्त बनाता है, ठीक है, आप पर कोई दोष लगाता है,
ठीक है, आपको कोई दोषी ठहराता है तो ऐसी स्थिति में माने प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, अगर कोई आपको कन्विक्ट करता है तो उससे कुछ अधिकार आपको प्राप्त हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको क्या है, कुछ अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? 3 प्रकार से आपको संरक्षण प्राप्त है इस आर्टिकल अनुच्छेद 20 के तहत। उसे मैं आपके लिए इस तरीके से फ्लो चार्ट में बना दिया है जैसा कि हम मेंस की कॉपी में बनाते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है कार्योत्तर विधियों से कैसे संरक्षण है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ठीक है, इसे कहते कार्योत्तर विधि से मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फ्रॉम डबल जियोपैरिडी। ठीक है, तीसरा क्या है, आत्म अभिशंसन का क्या मतलब होता है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। यहाँ पर इन्हें लिखने का एक मोटिव मेरा और भी है। मैंने कहा था ना कि आपको मैं समथिंग यूनिक क्लास पे आप जुड़े हैं तो यूनिक पढ़ाना चाहता हूँ। देखो मेरे साथ क्या हुआ था, आरओ मेंस लास्ट टाइम का जो है उसमें 240 मेरे मार्क्स से हैं, 249 प्रॉपर कट ऑफ गई है आरओ की प्रॉपर। ठीक है, अगर मेरे 9 नंबर होते तो मैं क्वालिफाई होता, लेकिन उसमें एक मेजर मेरा सेगमेंट गलत हुआ था, वो सेगमेंट यही था। ठीक है, ये जो है ना, ये प्रशासनिक शब्दावली है और न्यायिक शब्दावली है, क्योंकि उसमें क्या है 5 क्वेश्चन के आते हैं हिंदी से इंग्लिश और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी लिखने को आते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट शब्द लिखना होता है और यही प्रशासनिक शब्द वहाँ पर हैं। न्यायिक शब्द, प्रशासनिक शब्द, उसमें प्रशासनिक शब्दावली आपके सिलेबस में है। ठीक है, वहाँ पर आप जब पढ़ना, अब कभी आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे, कहेंगे यार ये बात तो सही बता रहे थे सर। ठीक है, यही है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका क्या मतलब होता है, आपको लिखना पड़ेगा कार्योत्तर विधि, तभी आपको आंसर 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो 0 मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये मोटिव था मेरा। अब देखिए आर्टिकल 20 के तहत 3 प्रकार से संरक्षण है कार्योत्तर विधि से। वो अनुच्छेद 20 के 1 में लिखा है क्लास 1 में, और 20 के क्लास 2 में क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण, और आर्टिकल 20 के 3 में, ठीक है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप कभी ना गलत करें। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जैसे आप हैं, ठीक है, आप मान लो एक जगह पर जैसे एक ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन सरकार आगे 10 दिन बाद क्या कर रही है, 10 दिन बाद आपके खेलने के 10 दिन बाद उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने को क्या है, क्राइम विधि में क्रिकेट खेलने को उस ग्राउंड में क्या है, क्राइम घोषित कर देती है, जिसका सजा का प्रावधान 10 साल का है। अब आप फंस गए कि यार अभी तो मैं 10 दिन पहले उस ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था, अभी विधि बनी है वो तो क्रिकेट खेलना वहाँ उस क्षेत्र में अवैध है, क्रिमिनल है, 10 साल की सज़ा होगी। इसी बात से आपको क्या है, आर्टिकल 20 आपको संरक्षण देता है कि कार्योत्तर माने आपके किए गए कृत्य के बाद उत्तरोत्तर है, यहाँ पे कार्योत्तर माने कार्य के उत्तर माने बाद में, उसके बाद में बनी विधि आप पर लागू नहीं होगी माने जब आप जो कार्य कर रहे थे उस समय वो क्या कार्य विधि विरुद्ध था या नहीं, दोषी होने लायक काम था या नहीं, विधि का प्रावधान में वो गलत था या नहीं है तो बाद में चाहे जो बन जाए आपको इससे संरक्षण प्राप्त है। समझ गए, इसका ये मतलब है कार्योत्तर विधियों से। अब आपको मैं बताया ना कि अब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप में वो पॉलिटी सिखा रहा हूँ ताकि आप पढ़ें और बेहतरीन तरीके से पेपर टैकल करके आएँ, धुआंधार आंसर करके आएँ। ठीक है, तो चलिए कार्योत्तर विधियों से। अब इसमें एक उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा, ठीक है, कि महिलाओं के साथ जो रेप या इस तरीके की जघन्य अपराध होते थे, उनमें क्या है, उनमें जो है सरकार ने क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है उसकी सज़ा को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जो घटना जिस समय हुई थी उसके बाद अगर 1 दिन 1 मिनट 1 सेकंड भी बाद में अगर वो लॉ आता है
10 साल की जगह 20 साल सज़ा हो जाती है, तो वो उस कृत्य के लिए उसे 20 साल सज़ा नहीं होगी, बल्कि उस समय जो विधि थी 10 साल वाली सज़ा वही उसको मिलेगी। इसका यही मतलब है। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर दोष सिद्ध हो गया है, माने वो कन्विक्ट हो चुका है और उसे सज़ा सुना दी गई है, मान लीजिए उसे 10 दिन की जेल की सज़ा दी गई है और 10 दिन जेल की सज़ा होने के काटने के बाद वो आता है, कोई कह दे या राज्य, ठीक है, कोई कह दे या राज्य क्या है, फिर से उसको सज़ा अगर दे दे तो आर्टिकल 20 के तहत उसे क्या है, इससे संरक्षण मिलता है, आप सज़ा उसको दोबारा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक मूवी है, मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है, आप लोग आई थिंक किसी न किसी को याद हो आ रहा होगा। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी की मूवी है, उसमें उनको क्या है बताया जाता है कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और ठीक है, वो जब सज़ा काट करके बाहर आते हैं, सज़ा काट के बाहर आते हैं तो सामने एक दिन देखते हैं कि वो बंदा जो हम पे केस किया था, हमको दोष सिद्ध ठहराया था, जिसकी वजह से मैं सज़ा काट के आ रहा हूँ इतनी लंबी, वो तो मेरे सामने जिंदा सशरीर खड़ा हुआ है। तब उसको दौड़ा लेते हैं, दौड़ा लेने के बाद क्या है, कोर्ट में जा कर के उसको गोली मार देते हैं। ठीक है, कोर्ट में गोली मारने के बाद जज भी देख रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन अब आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है कि एक ही कृत्य के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उस व्यक्ति को मारने की सजा तो काट के आया है, अब आप क्या दोबारा दे दोगे? ठीक है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, कभी अब नहीं भूलेंगे, उम्मीद करता हूँ आपसे। अब देख लीजिए तीसरा, कैसे तीसरे तरीके से आपको संरक्षण है, वह 20 के क्लॉज 3 में आत्म अभिशंसन से। ठीक है, अर्थात किसी को अपने ही अगेंस्ट, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसकी एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, आप पलटी जियो। ठीक है, जैसे एक चोर को पकड़ने के लिए क्या है, अमेरिका की पुलिस को छोड़ा गया, तो अमेरिका की पुलिस ने बहुत ढूंढा और चोर नहीं पकड़ पाए। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब की आई, उसने भी बहुत ढूंढा, नहीं पकड़ पाए। ठीक है, ऐसे कई देशों की पुलिस जो है चोर को ढूंढने में लगी, कोई नहीं ढूंढ पाया। फिर इंडिया की पुलिस को जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, तो इंडिया की पुलिस ने क्या है, ठीक है, एक चूहे को पकड़ लाया और उसको बल भर मारा। ठीक है, उसको माने एक सामान्य व्यक्ति को, अच्छा मान के चलिए कि खरगोश ढूंढना था, सबको खरगोश ढूंढना था। ठीक है, नहीं ढूंढ पाए, इंडिया को भी पुलिस को खरगोश ढूंढना था, लेकिन वो एक चूहा पकड़ के लाई। ठीक है, और उसको इतना सिकाई किया, माने उसको इतना पीटे, बोले बोल तू खरगोश है, बोल तू खरगोश है, और इतना उसको ठोके, इतना पीटे, इतनी सिकाई कर दी है कि वो क्या कह रहा है, कह रहा हाँ छोड़ दो, बस मेरी जान छोड़ दो, मैं ही खरगोश हूँ, मैं चूहा नहीं, मैं खरगोश हूँ। ठीक है, तो क्या है, लोग पकड़ के पूछ दिखा दिए कि देखो ये खरगोश है, और उससे पूछा गया क्या तुम खरगोश हो, कह रहा हाँ मैं खरगोश हूँ। इसका क्या मतलब है, उसको आपने जबरदस्ती उससे अपने ही अगेंस्ट, ठीक है, अपराधी घोषित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे आपको संरक्षण मिलता है। इसीलिए आपको मैं व्यक्तिगत बताता हूँ, व्यवहारिक बताता हूँ। कभी भी पुलिस आपकी शिकायत करने के मूड में आए, कहे कि तुमने ये काम किया है, तो पहले चुपचाप वहाँ पर बोल दो कि हाँ, ठीक है, सामान्यतः वहाँ पर बोल दो हाँ। कोर्ट में जब जाना तो आप कह देना कि ये, ठीक है, डर भय से मैंने किया था, ना कि रियल में। ठीक है, क्योंकि वहाँ की आपकी बात मानी नहीं जाती है। आगे देखिएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 20 समझ गए ना, उसमें 3 तरीके के प्रावधान है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, रट लीजिएगा, रिवीजन नहीं करेंगे। आर्टिकल 21 क्या है, इस पूरे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 भाग 3 में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई आर्टिकल है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, क्या है ये, क्यों इसकी ज़रूरत है, या इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक, प्राण माने उसके प्राण लेने से
या उसके शरीर को परेशान करने या उसके शरीर पर कोई भी प्रतिबंध लगाने या उसको शरीर की स्वतंत्रता को छीनने की बात कर रहा है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने का केवल मात्र आधार क्या होना चाहिए? संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर ही उसे प्राण से वंचित किया जा सकता है, अर्थात मारा जा सकता है, या उसकी सशरीर उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, यह केवल विधि की प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये है इसका मतलब। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, पॉलिटी में आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी। व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति लिखा है, अगर यहाँ पर लिखना चाहिए था ना कि नागरिकों को लिखना चाहिए, अर्थात किसी नागरिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने का आधार विधि मात्र होगी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ व्यक्ति क्यों लिखा, नागरिक क्यों नहीं लिखा? तो व्यक्ति का तात्पर्य मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, जबकि ये लिखने वाला नहीं था। हमने कहा एक जगह लिख देता हूँ, आगे कभी कहीं रिपीट नहीं करूँगा। तो व्यक्ति कभी भी पॉलिटी में अगर कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी यह प्रावधान होगा। ठीक है, तो ही उसे व्यक्ति शब्द लिखा जाएगा। जबकि पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे 15, 16, 19, 29, 30, यह 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और मात्र केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं, अर्थात वहाँ व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अब देख लीजिए अनुच्छेद 21 जो है 21 है, उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख तो कर दिया गया। तो क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या आता है ये बताइए? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या एक शब्द ही मात्र है? तो नहीं, अलग अलग माने समय टाइम पीरियड में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 के अधिकार को बहुत व्यापक या विस्तृत तरीके से बताया है। ठीक है, अलग अलग केस के माध्यम से। इसीलिए आज वह आर्टिकल 21 का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक हो गया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण मैंने लिखा है आपके नोट्स में, ये देखो नोट्स बेहतरीन क्रीम है, आप इसे रट डालो। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मूल अधिकार या स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, अभी मैं बता चुका। मेनका गांधी बनाम भारतवाद जो 1978 का, उसके तहत विदेश जाने का अधिकार, क्योंकि हमारी अभी वहाँ हम डिस्कस कर चुके थे, अब यहाँ नहीं करेंगे। अगला देख लीजिए, निःशुल्क विधिक सहायता। क्या है इसमें? निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 21 में आता है निःशुल्क विधिक अधिकार। ठीक है, और कहाँ पर उल्लेख है? राज्य के कर्तव्य के रूप में, तो अनुच्छेद 39 के क या 1 में है। राज्य की ड्यूटी है कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। वहाँ पर राज्यों का ड्यूटी भी, कर्तव्य है, लेकिन फंडामेंटल राइट भी है। निःशुल्क विधिक सहायता जानते हैं? कभी आपने सुना है? आप सुनो और समझो। देखो, अगर आप कभी भी जेल में होंगे, ठीक है, अगर आपके माता पिता, सॉरी आप नहीं, कोई भी क्रिमिनल अगर होता है या कोई सामान्य व्यक्ति भी, आजकल देखो एक केस आई थी ना 15-20 साल बाद, बेचारे बिना किसी मामले के ही छूटे थे। यह न्यायिक व्यवस्था में क्या है, एक तरीके का धब्बा टाइप का है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है जेल में है, अगर उसको वो इतना सक्षम नहीं है वकील करने का, तो अंत में क्या है, उसे आर्टिकल 21 के तहत क्या है, एक विधिक सहायता के लिए सरकारी वकील मिलता है। अब आपको समझ में आ गया ना, आप जियो पॉलिटी को, ठीक है, आप अच्छा कर पाएंगे, करेंगे। अगला देख लीजिए, चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो चाहे गवर्नमेंट में जाए और चाहे प्राइवेट में जाए, उसे पुलिस के आने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए, किया नहीं जाएगा, उसे प्राइमरली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। हालांकि व्यवहारिक रूप में ऐसा होता नहीं, आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, यही तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आश्रय पाने का अधिकार, राइट टू शेल्टर, माने किसी को भी क्या है, एक छत के नीचे रहने का अधिकार प्राप्त है, यह आपका फंडामेंटल राइट है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, ठीक है, तो कोई बहुत उपकार की बात नहीं है, बल्कि क्या है, ठीक है, वो आपका एक फंडामेंटल राइट है और राज्यों की एक क्या है, ड्यूटी है और उनका कर्तव्य है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार भी क्या है, यह भी आपका फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 है। जब खाओगे ही नहीं तो आपका शरीर रहेगा क्या, और जब खाओगे नहीं, आपका शरीर नहीं रहेगा, तो आपका प्राण आपके शरीर में
कैसे रहेगा। इसीलिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में खाना भी आता है, रहना भी आता है। स्वच्छ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार क्या है या नहीं है? है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ, पिछले लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 12 में, ठीक है, राज्य शब्द की परिभाषा में लिखा था ना स्थानीय प्राधिकरण, तो उसमें मैंने बताया था ना ग्राम पंचायतें आती हैं और नगर निगम आता है। मैं कहता हूँ आपका घर शहर में है, ठीक है, महानगर में है, ठीक है, सिटी में है, और आपके घर के ठीक बगल में कूड़ेदान रखा है, ठीक है, और वहाँ पर बस्ती के लोग सब कूड़ा 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 डालते डालते आपके घर के आसपास तक कूड़ा फैल रहा है, ठीक है, तो क्या आप नगर निगम पर केस कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्यों? क्योंकि नगर निगम राज्य है, राज्य हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है सफाई करना, लेकिन वो सफाई नहीं कर रहा, कूड़े की वाली गाड़ी नहीं बराबर आ रही है। आप चाहो तो इस बात पर कोर्ट में जा सकते हो नगर निगम के अगेंस्ट कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वच्छ वातावरण अगर हमारे पास होगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, तो मेरी शरीर क्या होगी? अनहेल्दी हो जाएगी, ठीक है, तो मेरे प्राण जल्दी निकल जाएंगे। माने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अभिन्न भाग हैं। ये आपको व्यवहारिक में सिखा दे रहा हूँ। कभी भी आप अब 75 न जगह पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, न 75 किताबें टटोलनी है, एक जगह पढ़ो, सुपर पढ़ो, ठीक है। स्वच्छ वातावरण में जल वायु प्राप्त करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है। समझते जाओ तो ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप आंसर आएगा क्वेश्चन पेपर में तो आप कर पाओगे, क्योंकि विवेक हो जाएगा इतना। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार माने राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका केस भी रट लीजिएगा, पुट्टा स्वामी, ठीक है, पुट्टा स्वामी केस 2017 में आया था, डेट सहित रख लीजिएगा। इसमें निजता का अधिकार भी है आर्टिकल 21 में। क्यों आर्टिकल 21 में ही? क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ केवल नहीं है, बल्कि डिग्निटी पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। मैं कहता हूँ आपने क्या है, आप अपने फोन में, सेल फोन में क्या कर रखा है, कुछ अपनी प्राइवेट फ़ोटो वीडियोज रखे हैं, सामान्यतः रखते हैं लोग, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाए, उसको, ठीक है, हैक करके या किसी तरीके से प्राप्त करके वायरल कर दिया जाए, तो क्या आप अपना जीवन डिग्निटीपूर्ण जी पा रहे हैं? क्या समाज के ताने सुनने पड़ रहे हैं? क्या आप अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, डिग्निटीपूर्ण जीवन जी पा रहे हैं? नहीं जी पाते हैं। इसीलिए निजता का अधिकार भी फंडामेंटल राइट का ही क्या है, भाग है। क्लियर हो गई बात? समझ जाओ आप, रटना नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा, कर लोगे। पैसिव यूथेनेसिया की बात है, यह भी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है। पैसिव यूथेनेसिया मतलब क्या था? यूथेनेसिया वैसे एक कॉन्सेप्ट है जिसमें, ठीक है, इच्छा मृत्यु का नाम सुना है ना आपने, बस वही है। बस एक एक्टिव पैथेनेसिया होता है, एक यूथेनेसिया होता है, और एक पैसिव यूथेनेसिया। भारत में एक्टिव यूथेनेसिया अलाउ नहीं, पैसिव यूथेनेसिया अलाउ है। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा इल हो, ठीक है, इतना ज़्यादा बेड पे इल हो, आईसीयू में हो, और उसकी बचने की उम्मीद भी 99.999 हो जाए, ठीक है, माने एक टीम, बड़ी बड़ी टीमें भी कह दें मेडिकल की कि नहीं ये जी नहीं सकते हैं, तो वो इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है। और जब मांग करेगा तो दो तरीके होते हैं, एक उसको जहर की इंजेक्शन की सुई लगा दो, या उसको जो है कुछ गोलियां खिला दो, मर जाएगा फट से। वो है एक्टिव यूथेनेसिया, माने आपने उसको मरने में क्या कर दिया है, आपकी वजह से वो मर गया, इसलिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इसलिए क्या करते हैं, पैसिव यूथेनेसिया में क्या करते हैं, जो लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट है, जैसे आईसीयू में है, आपको ऑक्सीजन लगा है ना, उसी के बल पे तो आप जी रहे हैं, वो लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट हटा लिया जाएगा, आपकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होगी, नेचुरल जस्टिस के आधार पर होगी। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, जीवन साथी चुनने का अधिकार। इसको सुनकर के बहुत लोग खुश हो जाते हैं। जीवन साथी चुनने का अधिकार क्या है, यह भी अनुच्छेद, क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि डिग्निटी पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। माने आप अपने विचार के अनुसार आप जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से जी सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं ये डिपेंड करेगा कि लड़का या लड़की का घर कितना मजबूत है, ठीक है। पता लगे लड़की भी रजामंद में है, लड़का भी रजामंद में है, लेकिन सामने वाले की तरफ से कौन सी केस लगेगी, सीधे अपहरण की केस लगती है, और एकदम बाकायदा अपहरण का केस चलता है, ठीक है, टांग ले जाएंगे आपको। ये व्यवहारिक है, जबकि लीगल क्या है, वो कोई भी व्यक्ति अपना जीवन साथी चुन सकता है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, एक यूनिक पॉइंट है, तो आप क्या इसे काट सकते हैं? नहीं, इसे रटना ही रटना है।
जीवन जीने के अधिकार के साथ क्या मरने का अधिकार शामिल है? सुसाइड करने का अधिकार आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 में है क्या? नहीं है। माने जीवन जीने का अधिकार है लेकिन उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि इसके पहले कोई सुसाइड करता था तो सुसाइड किए जाने के बाद क्या है, उस पर केस मतलब उस पर केस हो जाता था, उसे अपराध की श्रेणी माना जाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसी गवर्नमेंट ने उसे क्या है, ठीक है, ये मतलब ऐसे कृत्य को क्या है, नॉन क्रिमिनल कर दिया है, ठीक है, उसे रिहेबिलिटेट किया जाए, ना कि उस पर जो है क्रिमिनल केस लगाया जाए, ऐसा माना गया। ठीक है, कि उसने तो ऐसा किया किसी मजबूरी में, उसको रिहेबिलिटेट करोगे कि उस पर जो है केस चलाओगे, ठीक है, उसे ही क्रिमिनल कर दो। अगला देखो, आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं। अब आर्टिकल 21 में एक अमेंडमेंट हुआ है, वो सबसे ज़्यादा सवाल आता है, और वो है 86वां संविधान संशोधन 2002 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। अच्छा, इसमें अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया है, ए जोड़ा गया है, लेकिन इसी अमेंडमेंट में दो अन्य जगह पर भी बदलाव किए गए थे, इसीलिए मैंने यहीं पर कर दिया ताकि आपका एक नोट्स जब मिले तो आपका सच में यूनिक नोट हो। ठीक है, तो यहीं पर है। देखिए, हमें क्या पढ़ना था इसमें, ये पढ़ना था आर्टिकल 21 का क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21 का क जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष का अगर अपने माँ बाप के भी अगेंस्ट खड़ा हो जाए ना, ठीक है, कि मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मुझे काम पे लगा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है बच्चे का, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है कि माँ बाप नहीं कर सकते हैं तो राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य इन बच्चों को क्या करे, शिक्षा उपलब्ध कराए। समझ गए ना? ठीक है, और इसी आर्टिकल अमेंडमेंट के तहत कुछ अन्य जगह भी प्रावधान किया गया। ठीक है, देखो अब यहाँ से मैं आपको को रिलेट करके पढ़ा देता हूँ 360, जैसा मैं सोचता हूँ पढ़ाना, या आपको उम्मीद करता हूँ पढ़ें आप। ठीक है, देखो यहाँ पर फंडामेंटल राइट बनाए गए ना, मूल अधिकार बना दिया गया। अच्छा, कोई भी मूल अधिकार अगर राज्य माने सरकारें या प्राधिकारी या जो भी अधिकरण है या अधिकारी है, अगर वो अपने नैतिक उत्तरदायित्व का या अपने नैतिक कर्तव्यों का अनुपालन ना करे तो क्या किसी को फंडामेंटल राइट मिल सकता है? जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? राज्य सरकारों का है ना। लेकिन आप दरवाजे से निकलते हो, पुलिस आसपास खड़ी हो, बावजूद इसको चल रहे हो आप, तो एक ने यहाँ 2 थप्पड़ मारा, आगे जाकर के पुलिस के सामने दूसरे ने 2 कंटाप मारा, आगे जाकर के एक ने और गिरा के मारा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, क्या ही यार, यहाँ पर कौन सी डिग्निटी पूर्ण जीवन है, हट यहाँ से नहीं चलते, इससे बढ़िया तो किम जोंग उन का देश है, उत्तर कोरिया। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर ये फंडामेंटल राइट शिक्षा का अधिकार बनाया गया होगा तो राज्य का कर्तव्य भी बनाओ, तब तो कुछ होगा। तो राज्य का कर्तव्य DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, वह राज्यों के कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जब फंडामेंटल राइट दे दिया गया, तो 6 से पहले वर्ष के बच्चे, अर्थात जो पैदा होने से 6 वर्ष के हैं, अर्थात 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, आप राज्य उनका पहले ख्याल रख लो, तब तो 6 से 14 में जाएंगे तो उनको तो फंडामेंटल राइट मिला ही है, शिक्षा का अधिकार। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो राज्यों के लिए एक कर्तव्य के रूप में आर्टिकल 45 में जोड़ा गया कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको उनकी देखभाल करना और शिक्षा का प्रावधान करना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। यही रट लो भैया, DPSP में आपको छोटा हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, एक आर्टिकल और जोड़ा गया, कहाँ पे, भाग 4 का क जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 10 प्रकार के वो जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, उसी में 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी वो इसी अमेंडमेंट 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया था? अब केवल
राज्य की जिम्मेदारी नहीं या उनका फंडामेंटल राइट नहीं, बल्कि माता पिता पर भी एक ऑब्लिगेशन लगाया गया, ठीक है, माने एक निर्देश दिया गया कि माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये कर्तव्य है। अच्छा, कर्तव्य और अधिकार में क्या अंतर है? अधिकार में क्या है, अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं, वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नेचर के होते हैं, माने आप न्यायालय के पास जाओगे तो वो लागू कराने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि कर्तव्य क्या होते हैं, है ना, कर्तव्य यही तो है कि आप अपने बुजुर्ग माता पिता का क्या करो, अंतिम पल में सेवा करो। लेकिन आजकल अमेरिका में गए लोग, विदेशों में गए लोग क्या है, फैक्स से जब उनको सूचना मिलती है कि आपकी माँ यहाँ मर गई, तो वहाँ से क्या है, फ़ोन पे कर देते हैं, पैसे भेज देते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ का 6,000 का मैं बुक कर दिया हूँ मनकर्णी का घाट पे, 6,500 में चिता जलती है, ठीक है, वहाँ पर जाओ, मैं बुक कर दिया हूँ, मेरी माँ को इतना पैसा तुम्हें दे दूँगा, ले जा कर के वहाँ दाह संस्कार कर दो। कर्तव्य है, माने वो एक गाइडलाइन है, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में करे या न करे, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उन पर लागू नहीं करा सकते। यही अंतर है, आगे आपको समझने में मदद मिलेगी चैप्टर, ठीक है। इसीलिए मैं जो आगे पढ़ना है आज ही मैं बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि कल बेहतर हो आपका। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 और 21 का कब पढ़ लिए, तो अनुच्छेद 22 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारियों और निरोध से संरक्षण है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है और कहीं जेल वेल में या घर में या कहीं पे भी क्या है कैद कर लिया गया है, ऐसे लोगों को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 22 कहता है, आर्टिकल 22 में उल्लेख है। और 4 प्रकार से संरक्षण इनमें प्राप्त होते हैं, चारों रट लो, ठीक है। एक क्या है, आपको गिरफ्तार किया गया है तो उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। आप पूछ सकते हैं कि आप मुझे पीट रहे हैं, मेरी शिकायत कर रहे हैं, तो वजह तो बताओ। हालांकि बहुत प्रैक्टिकली चीज़ नहीं है, ठीक है। आज भी खाना पूर्ति करने के लिए क्या है, अपने ही हाथ से लोग पिस्टल खरीदते हैं, देसी कट्टा खरीदते हैं, और बस जिसकी दाढ़ी बाल इस तरीके के हों, जो लगता हो थोड़ा उस तरीके का, उसको दिखा दिखा करके केस कर देते हैं, अपना कोटा पूर्ति कर देते हैं। तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। और क्या है, बचाव एवं अपने बचाव और परामर्श के लिए एक अधिवक्ता या वकील को हायर कर सकते हैं, इस बात की आज़ादी है इसमें आर्टिकल 22 में, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो किसी भी सूरत हाल में 24 घंटे के भीतर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाने का आपके पास क्या है, अधिकार है। लेकिन मैं व्यवहारिक बिल्कुल आपको पढ़ाता हूँ, पॉलिटी जब भी बताता हूँ आप इसको समझो। आज भी ढेर सारी बार कंडीशन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, गांव से पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक है, जेल में रखती है, लेकिन अपने नोटबुक, अपनी डायरी में उनके अरेस्ट करने का टाइम या जेल में डालने का टाइम और वो सब नोट ही नहीं करते हैं, ठीक है। और 24 घंटे से ज़्यादा रख लेंगे, क्योंकि नोट करते तब 24 घंटे गिना जाता है, वो नोट ही नहीं करते हैं उस, और तब तक में आप क्या छटपटाने लगेंगे, आपका परिवार इधर उधर होने लगेगा, और मस्त 10-20 हज़ार रुपये जो रुपए मांगते हैं, और सरेआम मांगते हैं, इस बात में कोई वो नहीं है कहने में, ठीक है। पैसे मांगते हैं और आप देंगे तब जो है आपको छोड़ देंगे, और उनकी डायरी में तो चढ़ा ही नहीं कि मैंने उन्हें डिटेन या अरेस्ट किया था, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पेश होने का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक में ऐसा है नहीं। अगला देखिएगा चौथा, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये तो तब होगा जब वो अपने रजिस्टर में लिखें, तब तो जिम्मेदारी आएगी, ठीक है। सब जगह लूप होल्स है, सब मज़े लेते हैं, ठीक है। बस जो कानून का जानकार है वो कानून से खेलता है, व्यवहारिक तो यही है। अगला देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, ठीक है, तो वो आर्टिकल 23 और 24, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बालाश्रम और मानव दुर्व्यवहार पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 24 क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं
उनको किसी भी कारखाने, खानों या किसी अन्य जोखिम युक्त कार्य हैजार्डस वर्क में उन्हें समायोजित या नियोजित नहीं किया जा सकता, माने उनको उसमें लगाया नहीं जा सकता, काम नहीं कराया जा सकता, अनुच्छेद 24 कहता है। 23 कहता है बालाश्रम और दुर्व्यापार। तो बालाश्रम और दुर्व्यापार का मतलब समझते हैं आप, ठीक है। बालाश्रम माने बलपूर्वक श्रम कराना। बालाश्रम मतलब क्या है? बलपूर्वक श्रम कराना। इसमें क्या आ जाएगा? जैसे किसी से बेगार कराओ। बेगार का क्या मतलब होता है? जैसे वो दिन भर उससे खटाओ, ठीक है, लेकिन उसका होता है 500 रुपया, 500 रुपया, लेकिन उसके सामने एक थाली रख दो, खाना दे दो, उसके बाद जो है गरिया के भेज दो, ठीक है। इस तरीके माने कम पैसे में, तो ये बेगार है। ढेर सारे केसेस आपने सुना है कि खटा लेते हैं, पैसा नहीं देते या कम देते हैं, वो सब बेगार है, ठीक है। वो बलपूर्वक किया गया श्रम है। दास प्रथा, जैसे तुम मेरे यहाँ कैसे काम नहीं करोगे, तुम्हारा बाप जो है हमारे यहाँ काम करता था। अब तो दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, एलन बरो ने 1833 में कर दिया है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, 1833 के चार्टर में उल्लेख किया गया था, लेकिन 1843 में एलन बरो ने इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो दास प्रथा क्या है? पहले चलती थी कि तुम्हारा बाप हमारे यहाँ किया था, तो एक कल्चर बनी हुई थी कि जैसे आप बाहुबली देखे होंगे, समझ पा रहे हैं ना, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला, तो कटप्पा क्या है? एक दास ही तो था। तो इस तरीके से दास प्रथा क्या है? अनुच्छेद 23 में ही आती है। बालाश्रम और दुर्व्यापार माने बालाश्रम में आती है। और क्या है? स्त्रियों के, देखिए, स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक, स्त्रियों और बच्चों के साथ क्या है? अनैतिक व्यापार, ये आता है मानव दुर्व्यापार में। क्या बच्चों और स्त्रियों का व्यापार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 के तहत क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्या रियल ग्राउंड में क्या ऐसा नहीं होता है? पूरी दुनिया में आप देखो भैया, बच्चे, महिलाएं, बूढ़ बुजुर्ग सब बिकते हैं, ठीक है। बस उस स्तर की बात आप करो बस, ठीक है। अगली बात देख लो, बेगार। बेगार एवं बालाश्रम बता ही दिया। मानव व्यापार, क्या मानव का व्यापार नहीं होता है? न जाने कितने लोगों की किडनी बेच दी जाती है, कितने केसेस आते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मानव के अंगों पर क्या है? मानव पे क्या है? ट्रायल होते हैं, मेडिकल ट्रायल होता है। कौन नहीं जानता है ये अनएथिकल? जब हम एथिक्स पेपर 4 पढ़ते हैं मेंस में, तो उसमें यही सब तो केस पढ़ते हैं कि क्या उनके ऊपर इतना प्रैक्टिकल किया जाता है पिछड़े देशों में, जैसे अफ्रीकन कंटिनेंट में, ठीक है, मेडिकल। तो वो क्या है? ठीक है, वो मानव का व्यापार ही तो है, खरीद रहे हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रायल कर रहे हैं अपनी अपनी दवाओं का। अरे आप जब हकीकत जानेंगे तो दुखी होंगे। चलिए अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर अभी इसी को ख़त्म कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अनुच्छेद 24 में क्या है, ठीक है, कि यह एक निरपेक्ष या एब्सोल्यूट अधिकार है। यही फंडामेंटल राइट के 12 से 35 में केवल 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिन पर कोई भी लिमिट नहीं है, माने किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है। वो आर्टिकल 17, छुआछूत चाहे कोई भी करेगा किसी भी सूरत हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 24, किसी भी तरीके से बच्चों का कारखानों में नियोजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह 2 आर्टिकल एब्सोल्यूट हैं, रट लो रट लो रट लो, ठीक है, ओके। अब यहाँ से एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अच्छा, क्या छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा हो फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, क्या एक थी बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान में मुन्नी जो रोल की छोटी सी बच्ची है, तो क्या थिएटर में कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हैजार्डस, कोई मतलब इस तरीके का जगह नहीं है जहाँ पर क्या है उनके जीवन में क्या है नुकसान होगा, बल्कि उनका क्या वहाँ व्यक्तित्व में विकास होता है, उनके व्यक्तित्व में वहाँ क्या आता है विकास होता है, इसलिए इसे बैन नहीं किया जाता है, ठीक है। आप व्यवहारिक भी जानते रहो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला एक यूनिक पॉइंट है, पढ़ लो भैया। इसके लिए क्या आपने देखा है जो अनुच्छेद 23 में बालाश्रम और मानव दुर्व्यापार है, ठीक है, या अनुच्छेद 24 में जो कारखानों में नियोजन है, क्या इनसे संबंधित कोई अब तक संसद अनुच्छेद 35 के तहत कोई विधि बनाया है क्या? तो बनाया है, ठीक है। जैसे बच्चों के साथ बधुआ मजदूरी न कराई जा सके उसके निरोध के लिए क्या है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम
1976 सरकार के द्वारा माने संसद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये क्यों लिखा हो जानते हैं? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है इसकी, और कुछ नहीं, इसकी डेट दोनों की रटनी है। समझ गए कि नहीं? जब मेंस में पहला पेपर हम लिखते हैं, ठीक है, उसमें जो है सोशल है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें क्या है आप बहुत बार इसका जिक्र करते हैं। तो जो प्री में पढ़ते हैं ना, अच्छा जो पढ़ा है वो कहीं भी यूज करेगा, ऐसे में कर सकता है, कहीं भी करेगा। तो ये डेट रट लेना, प्री में बहुत बार आया है और वही मेंस में भी यूज कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 डेट रट लीजिएगा, संसद ने बनाया इसी बाल श्रम को कम करने के लिए। महिला एवं बाल का अनैतिक व्यापार न किया जा सके उसके लिए एक्ट लाया गया संसद के द्वारा अनुच्छेद 35 के तहत 1986 में। ठीक है, ओके। तो अब ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी लिमिट है, मैंने बताया ना, केवल और केवल ऐसा आर्टिकल 2 ही है, 17 और 24। तो इसका मतलब 23 में भी तो कुछ ना कुछ युक्त प्रतिबंध लगा होगा। हाँ है, जैसे यहाँ पर देखो ना, लिखा है बालाश्रम, क्या लिखा है? बलपूर्वक श्रम कराने का। तो बलपूर्वक श्रम नहीं कराया जा सकता, लेकिन कुछ कंडीशन में बलपूर्वक श्रम को भी क्या है, मान्यता दी जाती है, माने आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसे युद्ध काल की स्थिति हो जाए, भारत पाकिस्तान या भारत चीन या जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ अगर युद्ध हो जाए, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार किसी को क्या उसकी मर्जी के खिलाफ भी क्या है, सेवाएं देने के लिए मजबूर कर सकती है। समझ पा रहे हैं आप? व्यवहारिक एकदम जियो, कभी गलत नहीं होगा, बेहतरीन पॉलिटी पढ़ पाएंगे आप। अगला देख लीजिएगा, अगला आप देखिए 24 के बाद क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है, एक सिंपल सी बात देखो, किसी भी धर्म को क्या है, मैं उसे मानूं, ठीक है, उसे स्वीकार करूं, उसके आचरण करूं, जैसे मुझे उसकी उपासना पद्धति या जो भी करना है, कर्मकांड करने हैं वो करूं, ठीक है, और उसके लिए क्या है, मैं उस मत को अपना प्रचार प्रसार कर सकता हूं, ठीक है, मैं उस अपने धार्मिक विचार को क्या है, तुमसे भी शेयर कर सकता हूं, आपसे भी शेयर कर सकता हूं, इनसे भी शेयर कर सकता हूं कि यार मेरा धर्म इस तरीके का अच्छा है, खूबसूरत है, आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 या 25 यही कहता है, किसी धर्म को स्वीकार करने, मानने, आचरण तथा उसका प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट अत्यांतिक है? कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं? नहीं। अगर आप पता लगे प्रलोभन दे करके, ठीक है, कि मैं तुम्हें 2 लाख दे रहा हूं, इस धर्म में आ जाओ, 3 लाख दे रहा हूं, तुम्हारी बिटिया की शादी करा दूंगा, इस तरीके माने कोई प्रलोभन दे करके अगर आप जो है अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो राज्य आपकी शिकायत बाकायदा कर सकता है। ठीक है, ये रटे रहेगा। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कर्म कार्यों के प्रबंधन या मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। माने धार्मिक कार्य माने आप क्या है, कोई भी संस्था बना रखे हैं, ठीक है, कोई ट्रस्ट बना रखे हैं, ओके, जैसे रामकृष्ण परमहंस के उसमें रामकृष्ण मिशन बनाया गया है, ठीक है, ऐसी संस्थाएं कोई भी बना सकता है, धार्मिक संगठन बना सकता है और अपने, ठीक है, उस संगठन को मैनेज कर सकता है कि कैसे इसमें पैसा आएगा, उस पैसे को किस क्षेत्र में लगाएंगे, ठीक है, धार्मिक विकास में क्या लगाएंगे, कितना लंगर में लगाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको स्वतंत्रता है, आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म विशेष की वृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए या बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से क्या कर सकता है, टैक्स नहीं ले सकता है, माने टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जैसे कहो आकर के कि जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, लाओ 500 रुपया दो, माता जी का जो है पंडाल लग रहा है। तो वो माता जी के पंडाल में 500 रुपये देने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है, दे और ना दे, माने वो दे सकता है तो बल्ले बल्ले, नहीं दे सकता है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको डंडा मारने लगे। समझ गए ना? तो इसका यही मतलब है कि किसी को धर्म की वृद्धि के लिए क्या है, किसी पर टैक्स नहीं लगा सकते आप, ठीक है, ना आप लगा सकते हैं ना राज्य लगा सकता है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। 27। 28 क्या कहता है? 28 कहता है राज्यों के अधीन किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका ये मतलब है कोई सरकार, ठीक है, किसी सरकार के अधीन या अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं
उसमें किसी प्रकार की किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी कि केवल इसमें ये धर्म वाले लोग पढ़ेंगे या ये धर्म वाले ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत की संविधान की प्रस्तावना में पहला अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहले पैरा में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया ना। तो पंथ निरपेक्ष की परिभाषा क्या बताया था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से क्या है देखेगा या बढ़ावा देगा। तो आप अगर किसी धर्म विशेष की शिक्षा दे रहे हैं तो आप प्रेम्बल की बात को नकार रहे होंगे। इसीलिए क्या है अनुच्छेद 28 में कहा गया कि किसी भी ऐसे राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे एक बात बताइए, क्या AMU में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या धार्मिक शिक्षा इस्लाम की दी जा सकती है? क्या केवल इस्लाम के बच्चे पढ़ें? नहीं, इस्लामिक बच्चे। क्यों? वो अगर जो है 29-30 के तहत, माने अनुच्छेद 30 के तहत अभी आगे पढ़ेंगे, उसके तहत बनाया गया होता तब तो केवल उनके लिए हो सकता था, लेकिन उसमें राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है वो, ठीक है। इसीलिए मतलब वो सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था है, उसमें फंड सरकार का जाता है, इसलिए अनुच्छेद 28 के तहत उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, उसमें कोई भी पढ़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 29 को देख लीजिए। 29 और अनुच्छेद 30 किसके बारे में बात करते हैं? तो यह आर्टिकल संस्कृत और शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर संस्कृत की जगह आप शिक्षा पहले बोल दिए तो आर्टिकल गलत हो जाएंगे। इसका मतलब आप संस्कृत पहले शब्द यूज करो, शिक्षा बाद में, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, तब आर्टिकल 29-30 कहोगे तब सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। जो बारीकी है मैं बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई भी ऐसे अल्पसंख्यक, और ऐसा अल्पसंख्यक नहीं कि माइनॉरिटी में जैसे बुद्ध, सिख, जैन, यहूदी, पारसी या मुस्लिम, ये क्या है माइनॉरिटी में आते हैं ना संख्या की दृष्टि से, तो उनको ये अधिकार नहीं है। माने जनसंख्या के आधार पर माइनॉरिटी की बात नहीं की गई। यहाँ पर है जो भाषाई रूप से माइनॉरिटी में आते हैं या धार्मिक रूप से, अर्थात जिनके धर्म को मानने वाले कम लोग हैं वो, और जिनकी भाषा लग रहा है कि विलुप्त होने वाली है या कम बोली जा रही है, उन्हें लग रहा है निकट भविष्य में खत्म हो सकती है, ऐसे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, संस्कृति तथा अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है, अपनी स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, संरक्षित करने का उनको प्रॉपर अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 29 में। इसे रट लो। देखो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि क्या आप रियल में ऐसा कुछ देख रहे हैं? आपको ऐसे जैसे इस समय क्या है, जो बच्चे अंग्रेज पैदा हो रहे हैं ना, माने पैदा तो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हम क्या है उनकी मानसिकता अंग्रेज बनाए जा रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ तक कि वो 1, 2, 3 गिनती बाद में बड़े होते नहीं आती है। ऐसे ही अंग्रेज जब पैदा होते रहेंगे कंटिन्यू, तो क्या होगी, कोई हिंदी से संबंधित ऐसी जो भाषाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो हिंदी भाषी लोग भी क्या है माइनॉरिटी में आ जाएंगे, भाषाई माइनॉरिटी में, समझ गए ना। तो ये चीज़ है। अगला देख लीजिएगा अनुच्छेद 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि ऐसे अल्पसंख्यक जो भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जनसंख्या वाले नहीं, ऐसे अल्पसंख्यक भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक वो अपने भाषा और स्क्रिप्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, बना ही नहीं सकते बल्कि अपने अनुसार उनका क्या कर सकते हैं, प्रशासन भी कर सकते हैं, समझ गए ना, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, सभी का क्या है, सभी पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है 17 और 24 को छोड़ करके। अच्छा, अनुच्छेद 24 के तहत जानते हैं सरकार ने जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्ट भी लाया है, ठीक है। प्रथम जो है औद्योगिक नीति 1948 है, उसमें भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? तो यह संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज माने उपचार होता है।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? 32 में है। और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके पास है, माने कौन यह उपचार कर सकता है? तो यह शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास है ऐसा उपचार करने का, फंडामेंटल राइट को प्रदान करने का। ठीक है, अगर किसी ने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है तो उस पर सुनवाई करके उसे फंडामेंटल राइट प्रदान करने का अधिकार या शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है और आर्टिकल 26 के तहत हाई कोर्ट के पास है। और इन दोनों ही आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। माने इसमें भी इसके तहत क्या जारी किया जाता है? रिट्स जारी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 32 के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हमने 32 के बारे में। देखो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपके लिए बनाया है ताकि एक बेहतर नोट्स पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ के जाएँ तो मज़ा आ जाए। ठीक है, अगला देखिएगा, रिट जारी करने की शक्ति है तो कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उसमें पहली कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसे इंग्लिश में हैबियस कार्पस कहते हैं। मैंने अभी बताया कि आरओ के मेंस में 5 हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आते हैं। तो ये शब्द आप देखना प्रीवियस ईयर पेपर में, हैबियस कार्पस को कई बार, मैंडमस को, ठीक है, क्वारंटो को, ठीक है, ऐसे शब्दों को बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस कहा जाता है। पहला है, इसका क्रम भी रट लेना, इसका क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएट लेवल पेपर में क्रम भी कई बार आया है, तो ये मत कह दीजिए देना पहला परमादेश है, नहीं, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। ठीक है, दूसरा परमादेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या शाब्दिक अर्थ है? तो शाब्दिक अर्थ है कि आप जिसको बंदी बनाए हैं उसको सशरीर मेरे सामने ला दो, बस यही इसका मुख्य तात्पर्य है। किसके अगेंस्ट जारी किया जाता है यह रिट? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के विरुद्ध और किसी प्राधिकारी के विरुद्ध। अच्छा, व्यक्ति कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, जो किसी अन्य व्यक्ति को कहीं क्या हो, घर में बंद कर रखा हो, जेल में बंद कर रखा हो, इस तरीके से। अच्छा, जेल की बात करेंगे, जेल में बंद तो कोई प्राधिकारी कर सकता है। प्राधिकारी माने कोई संस्था कर सकती है जैसे, या कोई अधिकारी कर सकता है जो उसके लिए एलिजिबल हो। अभी हम अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा में पढ़े तो थे। तो कोई पुलिस कर सकता है, कोई पुलिस वाला कर सकता है, या कोई संस्था कर सकती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई ये जाता है, कहता है कि माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय महोदय, ठीक है, एक व्यक्ति को इस फलाना व्यक्ति या संस्था के द्वारा क्या किया गया है? डिटेंड किया गया है। ठीक है, वो उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आप इस पर सुनवाई करिए और प्लीज़ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस का क्या है? रिट जारी कर दो। ठीक है, पता नहीं उसको पुलिस वालों ने मार डाला कि नहीं, मतलब वो जिंदा है या नहीं है, तो कोर्ट इस विषय पे वो जारी कर सकती है कि वो देखे, बुला करके देख सकती है। ठीक है, कि इसको सामने ले आओ। तो ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जिस ग्राउंड पे, जिन आधार पर आपने उस व्यक्ति को क्या किया है? डिटेंड कर रखा है, कोर्ट उसी आधार की वैधानिकता की जांच करता है, समीक्षा करता है। ठीक है, कि क्या आपने जिस ग्राउंड पे उसको बंद किया है, क्या वो आधार वैध हैं, या आपने 10,000 रुपये ले करके उसको जेल में डाल दिए हैं कुछ दिन के लिए, या उसकी बेइज्जती करने के लिए। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 50,000 रुपये देते हैं, 60,000, 1,00,000 रुपये देंगे। ठीक है, उसको 2 दिन, 1 दिन जेल में डाल देंगे, उसकी प्रतिष्ठा के बाय बाय हो जाएंगे। दूसरा क्या है? परमादेश की बात कर ले। परमादेश को क्या कहते हैं? मैंडमस। क्या बोलते हैं? मैंडमस बोलते हैं। यह दूसरे प्रकार का है। यह जारी किसके विरुद्ध होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल आप अच्छे से समझ लो। देखो, जारी किसके अगेंस्ट किया जाता है? आर्टिकल नहीं, 2 इसमें से रिट। यह किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भी जारी किया जा सकता है, किसी प्राधिकारी के अगेंस्ट किया जा सकता है, या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, या कोई ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण है, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल हम लोगों ने बात किया था भाग 14 के क में जो है। ठीक है, किसी न्यायाधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, किसी प्राधिकारी, ठीक है, या व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध क्या है? परमादेश जारी किया जा सकता है।
यह किस आधार पर जारी कर किया जा सकता है? तो रट लो, रटना नहीं, समझ लो। जैसे आप आईएएस बन जाए तो आप तो राज्य का भाग हो जाएंगे, क्योंकि एक प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि आपको आदेश जारी करने का या आपको कानून विधि के अनुसार कानून चलाने का अधिकार मिल जाएगा, आप तो राज्य बन जाएंगे। लेकिन आप अपने जो आपका अधिकार है, आप उस अधिकार के क्षेत्र में आने वाले विषय पर आप अगर इनर्ट हो जाएं, सुस्त हो जाएं, काम न करें, उसे टाल दें, ठीक है, उसकी सुनवाई न करें, उसे केस को ही हैंडल ना करें, ठीक है ना, उस पर आप उस काम की उपेक्षा कर दें, तो ऐसे विषय में कोई ये कह सकता है कोर्ट में जा कर के, ठीक है, कि ये अपने अधिकार क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर परमादेश जारी कर सकता है, कोर्ट कह सकता है। जैसे आप जानते हो कहाँ पर इसको अक्सर देखोगे, जैसे किसी की केस आप लिखो ही नहीं, किसी की केस होती है तो क्या है, टहलाते रहो टहलाते रहो, तो क्या है, कोई जा कर के कोर्ट में कह दे तो कोर्ट आदेश देती है कि तत्काल इसका केस लिखा जाए, क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, घुमाओ नहीं। तो ये आधार है इसके, ग्राउंड, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, तीसरे प्रकार का रिट क्या है? तीसरा प्रतिषेध या प्रोहिबिशन है। जैसे लिखा रहता है ना, प्रोहिबिटेड एरिया, दिस इज प्रोहिबिटेड एरिया, ठीक है, माने वहाँ पर जाना निषेध है या प्रतिषेध है, मनाही है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है मनाही है। जारी किसके विरुद्ध किया जाता है, ठीक है, माने किसे रोका जाता है ऐसा करने से, प्रोहिबिट किया जाता है। तो किसको किया जाता है? तो जो वरिष्ठ न्यायालय हैं, वरिष्ठ न्यायालय माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ माने नीचे आने वाले न्यायालयों के खिलाफ या न्यायाधिकरणों माने ट्रिब्यूनल्स के, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के विरुद्ध। ट्रिब्यूनल्स हम बता चुके हैं कि ये अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, जैसे एनजीटी 2010 में बना हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यह प्रतिषेध है। अच्छा, ये क्यों जारी करते हैं, किस आधार पर जारी करते हैं? इसका आधार ये है कि अगर ऊपर लिखी बातें माने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने वरिष्ठ नागरिकों द्वारा लिख दिया है, ये गलत है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा थोड़ी न जारी किया जाता है, बल्कि क्या है, वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा। तो वरिष्ठ न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, समझ गए ना, उनके द्वारा अपने नीचे वाले को जारी किया जाता है। यहाँ देखो, नागरिकों, इसको इतना ड्राफ्ट करने में टाइम लगता है ना कि अब मैं आप क्या बताऊँ। ये कहो कि हम लोगों की हैबिट है तो ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाती है, नहीं तो शब्द बिठाना ये सब बहुत कठिन काम है, ठीक है। अगला देख लीजिए, फिल्टर करके आधार देख लीजिए। तो प्रतिषेध, प्रोहिबिशन रिट किस आधार, ग्राउंड पे जारी किया जाता है? अगर अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण जो हैं वो अपने विधिक अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाएं, लिमिट से अपने बाहर, माने जो उनके अधिकार क्षेत्र में सुनवाई के लिए वो आता है, अगर उसके बियॉन्ड जाकर के सुनवाई करें जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ऐसे अगर विषयों पर अगर वो कार्रवाई करें, सुनवाई करने पर आ जाएं, ठीक है, तो उनको मना करने के लिए मनाही माने प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है, ठीक है। ये रट लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समझ जाओ आप, क्या ही रटना है यार, अब तो समझ गए होंगे प्रोहिबिट किसको करना है। अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाएगा तो उसे प्रोहिबिट करने के लिए, और इसके ऊपर क्या है, परमादेश। अरे वो अपने अधिकार क्षेत्र में आई हुई बातों को अगर इग्नोर करता है तो उसको आदेश, परम आदेश आएगा कोर्ट से, हो गया, सिंपल चीज़। अगला देख लीजिए, चौथा क्या है? उत्प्रेषण, सर्टियररी, ठीक है। उत्प्रेषण, सर्टियररी, इसका क्या मतलब है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, उत्प्रेषण माने ऊपर की ओर प्रसारित करो, ऊपर की ओर भेजो। कहाँ से? नीचे से ऊपर की ओर प्रेषित करो, यही है उत्प्रेषण, ठीक है। तो जारी किसके अगेंस्ट किया जाता है, माने किसके विरुद्ध किया जाता है? तो वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या न्यायाधिकरणों को क्या है, ठीक है, यह रिट जारी किया जाता है। अच्छा, तो समझ पाए ना कि ऊंचे जो सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट को और अन्य जितने भी कोर्ट हैं उनको जारी कर सकता है कि तुम्हारे यहाँ जो मामले लंबित है ना, या तुमने लंबित नहीं, जो तुमने गलत, ठीक है,
तुम्हारे यहाँ जो वाद आया था, केस आया था, उसमें क्या है, तुमने गलत सुनवाई किया है, ठीक है। उसे क्या करो, जल्दी से जल्दी, मुझे समझ में आया कि ये तुमने गलत सुनवाई कर दिया है, निर्णय गलत दे दिया है, तो उससे रिलेटेड सारी फाइल, सारे वाद को क्या है, मेरे पास भेज दो, माने ऊपर की ओर प्रेषित कर दो। यही उसका शाब्दिक अर्थ है और तात्कालिक महत्व है। उत्प्रेषण, ठीक है, रट लो। इसका आधार क्या है, आधार है न्याय का उल्लंघन या गलती। अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्याय का उल्लंघन किया गया है या गलत निर्णय दिया गया है, तो उसके बिहाफ पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या नीचे वालों से अपने यहाँ फाइल मंगा सकते हैं। अगला देख लीजिएगा, पांचवें प्रकार की जो रिट है वह अधिकार परीक्षा है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह जानना कि आप किसी भी सरकारी पद को अगर ग्रहण किए हैं तो वो किस ग्राउंड पे, किस आधार पर, वो किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या आप फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात के लिए जो है रिट जारी किया जाता है, ठीक है। ये उसका आधार होता है। जैसे किसके विरुद्ध जारी किया जाता था, मैंने बता दिया, अवैध रूप से अगर कोई सरकारी पद को ग्रहण किया है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। और उसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, उस जिस ग्राउंड पे उसने उस पद को धारण किया है उसकी समीक्षा करना। ये अब आपको मैं एकदम व्यवहारिक बताता हूँ। जैसे अभी एक IAS जो है टर्मिनेट कर दी गई हैं, ठीक है, जो OBC SC या इस तरीके से PH कोटे से अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या है अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कोर्ट के पास जा सकता है, जरूरी नहीं को भुक्तभोगी होगा तभी। जैसे आपका मार्क्स जो है, ठीक है, 1 नंबर आपसे मेरा मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जानता है कि आपको 1 मार्क्स कम है, बावजूद उसके नौकरी मिल गई है, उसका 1 नंबर ज़्यादा है आपसे, ठीक है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली है। जबकि वो बंदा नहीं जानता है कि 1 नंबर मेरा ज़्यादा है, फिर भी नौकरी नहीं, तो तीसरा बंदा भी कोर्ट जा सकता भैया। वो कह सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, ये बंदा जो पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है ना, ये गलत तरीके से, आप पूछो ना, इसके बाद का एक बंदा है 1 नंबर ज़्यादा वाला है, उसको क्यों नहीं दिए। तो पूछेगा कि भाई ये बताओ, ये पब्लिक ऑफिस वाली तुमने सीट पकड़ा है, तो ये अधिकार क्या है, किस बिहाफ पे तुमने इसको पद को ग्रहण किया है। उसकी वैधानिकता चेक करेगा और क्या करेगा, अगर अवैध है तो उसको नल मतलब उसे पद से हटा देगा, ठीक है। ऐसे ही एक लड़की थी ना, PCS में जो कॉपी गड़बड़ हुई थी, तो आई थिंक 9 साल बाद जो है उसको वो केस जीती थी, ठीक है, अंततः उसको नौकरी मिली। अब प्रमुख अपवाद क्या हैं, कुछ आर्टिकल माने कुछ अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद क्या हैं, तो अनुच्छेद 33 है और अनुच्छेद 34 है, ठीक है। लगातार बोलते गला सूख गया है। अब ऑनलाइन वैसा होता तो पानी पी लिया जाता, लेकिन यहाँ क्या है, PDF में टाइम ज़्यादा ना हो। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद द्वारा कुछ विशिष्ट वर्गों, कुछ माने विशेष वर्गों के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट कुछ मात्रा में लिमिट किया जा सकता है या लिमिटेड मात्रा में कम किया जा सकता है। वो ऐसे कौन से विशिष्ट वर्ग होते हैं, जबकि देखो आप सामान्यतः अब तक पढ़े आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को कम या अल्पीकृत या न्यूनीकृत या उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद है आर्टिकल 33 और 34। 33 कहता है कि संसद कुछ विशिष्ट वर्गों के फंडामेंटल राइट को कुछ सीमा तक कम कर सकती है, जैसे सशस्त्र जो बल हैं, जो सशस्त्र बल हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं या लोक प्रशासन से संबंधित जो अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके सदस्यों से, उनके कर्मचारियों के फंडामेंटल राइट को कुछ कम किया जा सकता है। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण बताता हूँ, कभी आपने जो हमारे लीजेंड अभिनंदन सिंह हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में गिरे और जो है पाकिस्तान को जो है वापस करना पड़ा हमारी कूटनीति के दम से, ठीक है, तो क्या कभी भी आपने उनको अभी तक किसी सोशल साइट पे या किसी चैनल पे, किसी मीडिया पे जा कर के आपने कभी भी उनको स्पीच करते देखा क्या? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनको अभी सर्विस में रहते हुए उनको ये फंडामेंटल राइट है ही नहीं, इस प्रकार का उनके पास फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपके साथ, हमारे साथ हुआ होता तो आप क्या है, आज 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर बन जाते। समझ गए कि नहीं? अब हम सब्सक्राइबर के दृष्टिकोण से देखें तो इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, अब इस उम्मीद में करते हैं कि इतना कंटेंट अच्छा लिखते हैं, कोशिश करते, इतनी मेहनत करते हैं कि आपके हृदय में
कब इस बात की जगह बनेगी कि हाँ ये बंदा कंटेंट अच्छा तैयार करता है, अच्छी मेहनत करता है, ठीक है, मेरा भी एक क्या है नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को प्रमोट करूं। ऐसा आपके हृदय में, ठीक है, मैं जगह कब बना पाता हूं, ठीक है, तब जाकर के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके की बात है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कभी भी सशस्त्र बलों को स्पीच देते हुए नहीं सुनेंगे, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगला 34 वाला आर्टिकल देख लीजिए, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 ये कहता है कहीं पर अगर मिलिट्री लॉ लग जाए, सैन्य विधि लागू हो जाए, जिसे मार्शल लॉ बोलते हैं ना, मार्शल लॉ लगा हुआ है, अगर वहाँ मार्शल लॉ लग जाए, जानते हैं तो क्या होता है? यह अपवाद है, ध्यान से समझना। किसी तरीके से फंडामेंटल राइट को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं मार्शल लॉ लग जाए तो वहाँ पर काम करने वाली जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, ठीक है, या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से किसी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कम करते हैं या ओवरकम करते हैं, ठीक है। यही बात लिखने में मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक क्या ऊपर नीचे हो गया था, तब मैंने लिख दिया है कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यही बात कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से कम किया जा सकता है विशिष्ट सशस्त्र बलों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि मार्शल लॉ अगर कहीं लागू हो जाए तो प्रत्यक्ष रूप से कौन पावरफुल हो जाता है, वो सशस्त्र सैन्य बल हो जाते हैं। अधिकार किसका जाएगा, नागरिकों का, और मजबूत कौन होगा, सशस्त्र बल। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप पॉलिटी को जीते हुए पढ़ो ताकि आप अच्छा कर सकें, ठीक है। जैसे अफस्पा एक्ट 1958, ये आर्म्स नहीं, ये स्पेशल आर्म फोर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, जो पूर्वोत्तर में, ठीक है, एकता, भारत की एकता और अखंडता को मेंटेन करने के लिए, अलगाववादी विचारधारा को, नक्सलवादी विचारधारा को क्या है, रोकने के लिए, ठीक है, उग्रवादी विचारधाराओं को सप्रेस करने के लिए लागू किया गया है। आज भी ढेर सारे राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू है। अभी अभी एक हाल की घटना मैं आपको बताता हूँ, जीवंत घटना नागालैंड में घटित हुई थी। आर्मी के जवानों के पास अफस्पा के तहत क्या है, विशेष पावर है, ठीक है। यही अनुच्छेद 34 के तहत वहाँ पर क्या है, शक के आधार पर लगभग 10 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो गई थी। बाद में फोर्स ने क्या कहा कि ये गलती से हो गया, लगा कि ये मिलिटेंट है या लगा कि ये उग्रवादी हैं, ठीक है, लेकिन वो गलती से हो गया। क्यों गलती से हो गया? क्योंकि उनके पास ऐसा अधिकार है। जैसे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इस अफस्पा एक्ट के तहत जो है विशेष अधिकारी है, किसी भी घर की शक के आधार पर क्या कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को शाम को किसी पर्टिकुलर टाइम में जाने से रोका जा सकता है, फंडामेंटल राइट कमजोर नहीं हो रहा है। या किसी को रुकने के लिए कहा जा सकता है, अगर वो नहीं रुकता है तो उसे गोली मार देने की बात करते हैं, मतलब गोली मारने तक का अधिकार है, माने उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से का अधिकार ही छीन लेने का अधिकार है। ये विशेष पावर है अफस्पा के तहत, समझ गए ना। यह अपवाद है, यह अपवाद है अनुच्छेद 33 और 34, ठीक है। एक यहाँ पर मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी आप क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए और आप अपनी इज्जत, मतलब अपनी इज्जत का मतलब क्या, अपनी वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए, अपना सम्मान अपनी नज़रिए में बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब यहाँ से प्लीज़ 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 जा कर के आप बड़े से लेकर के छोटे से छोटे लेवल का जो भी आप पेपर में अपीयर होने का टारगेट रखे हैं, उसका क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसे सॉल्व करिए, और तब हमारी क्रेडिबिलिटी आप जज कर पाएंगे कि पढ़ा रहा है बंदा, सही पढ़ा रहा है, फर्जी टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है, मेरा टाइम तो जाया नहीं जा रहा है। और उसी बहाने इसमें मेरा स्वार्थ है कि आपके हृदय में अगर सकारात्मक है, होगा ही, तो आपके हृदय में ये बात आएगी कि ठीक है, मेरा भी एक नैतिक कर्तव्य है कि हम प्रमोट करें, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट आर्टिकल, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कहता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में उल्लिखित फंडामेंटल जो राइट है, उसके संबंध में सिर्फ और सिर्फ विधि बनाने की शक्ति किसको है, संसद को है। किसको है? संसद में निहित है, न कि किसी भी विधान मंडल में। माने किसी विधान मंडल में मूल अधिकारों संबंधित कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संसद में है, ऐसा अनुच्छेद 35 कहता है, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको समझ में भी आता होगा, ठीक है। और कंटिन्यूटी के साथ ऐसे पढ़ते रहिए, मैं आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू क्लास।